All right, so guys, welcome all of you. After doing our formula and shortcut revision on arithmetic and algebra, today is the third day and we are talking about geometry. ठीक है, तो ज्योमेट्री के अंदर आज एकदम मजा आ जाएगा. ठीक है, तो एकदम मूड बना के ज्योमेट्री करते हैं. बहुत मजेदार टॉपिक है और एकदम कहानी की तरह लेके चलेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा ज्योमेट्री. ठीक है, काफी लोग ज्योमेट्री के अंदर जो की फंडाज है वो भूल जाते हैं. तो दिस मॉड्यूल इज गोइंग टू हेल्प यू टू रिवाइज ऑल ऑफ दैट. तो एक बार अच्छे से कर लेना और एग्जाम के पहले एक बार अच्छे से देख लेना तो एक रिफ्रेशर हो जाएगा. एंड 1.5-2x पे तो तुम्हारा काम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा. ठीक है, तो फिर नोट्स वगैरह स्किप मार सकते हो. अगर देखना हो तो नोट्स देख लेना, बट यहाँ पे प्राइमरली हम कवर कर लेंगे. शुरू करते हैं. लेट अस बिगिन एंड अंडरस्टैंड सम ऑफ द की एस्पेक्ट्स. ठीक है, सीधा ही अपन लोग एंड पे आ गए. ठीक है, वो काफी अमेजिंग था. चलो, तो आज हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री के बारे में. तो कुछ सबसे पहले की एस्पेक्ट से बात करते हैं. ओके, ऑल राइट. नाउ सबसे पहले की एस्पेक्ट से बात करते हैं. पहला वाला पार्ट तुम्हारा लाइंस एंड एंगल्स के अंदर हमने क्या सीखा है? पैरेलल लाइंस. ठीक है, पैरेलल लाइंस. ठीक है, और पैरेलल लाइंस के अंदर अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो हमने देखा था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 1 और ये 2, ये वाला एंगल 3, ये वाला एंगल 4, ये वाला एंगल 5, ये वाला एंगल 6, ये वाला एंगल 7, ये वाला एंगल 8. तो इसमें 1 और 2 इक्वल हो जाएगा, 3 और 4 इक्वल हो जाएगा, 5 6 इक्वल, 7 8 इक्वल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया पहला पार्ट. दूसरा पार्ट क्या है इसके अंदर? वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो आपके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं. इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी बोलते हैं. तो यहाँ पे 1 और 7 इक्वल हो जाएगा, 3 और 5 इक्वल हो जाएगा, 4 और 6 इक्वल हो जाएगा, 2 और 8 इक्वल हो जाएगा. करेक्ट. इसके अलावा और क्या चीज हमने देखी है कि अगर एंगल 4 और एंगल 5 देखें तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल. सिमिलरली एंगल 7 और एंगल 2 भी इक्वल हो जाएगा. सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल हो जाएगा. इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. राइट. और एंगल 8 और एंगल 1 इक्वल हो जाएगा. इसको भी क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. ठीक है. इसके अलावा एक और चीज अपने को समझने वाली ये है कि यहाँ पे एंगल 5 और एंगल 2 मिला के 180 होता है. इसको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं. तो को इंटीरियर एंगल्स विल एड अप टू 180. ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स विल एड अप टू 180. सिमिलरली एंगल 7 और एंगल 4 मिला के क्या हो जाएगा? एंगल 7 और एंगल 4 मिला के क्या हो जाएगा? 180. तो ये हो गया. अब दो एंगल्स अगर मिला के 180 हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री. और अगर दो एंगल्स मिला के 90 हो जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? सप्लीमेंट्री क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया? दो ही एंगल्स मिला के सप्लीमेंट्री बोलेंगे. अगर तीन एंगल्स मिला दिए तो सप्लीमेंट्री नहीं बोल सकते. सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का डेफिनेशन में सिर्फ दो ही एंगल्स होते हैं. सो व्हेन देयर आर पेयर ऑफ एंगल्स एड अप टू 180 यू विल कॉल इट सप्लीमेंट्री. एंड व्हेन अ पेयर ऑफ एंगल्स एड अप टू 90 यू विल कॉल इट कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक, तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया. अगर मैं एक लाइन की बात करूं, अगर एक लाइन पे दो एंगल्स इस तरीके से बन रहे हो एक्स और वाई, तो इन दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर. ओके, एंड अ लीनियर पेयर आल्सो इज सप्लीमेंट्री. तो लीनियर पेयर भी विल ऐड अप टू 180. A linear pair will add up to 180. Every linear pair is supplementary, but every supplementary pair is not a linear pair. ठीक है, तो ये एक और छोटा सा बेसिक सा एंगल हो गया. तो ये हो गई बात आपके लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स के बारे में. तो हमने क्या क्या सीखा? करेस्पॉन्डिंग. हमने क्या सीखा? ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर, सप्लीमेंट्री. एंड देन फाइनली हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी देखा है इसके अंदर. ठीक है, तो ये हो गया अपना लाइंस वाला पार्ट. क्लियर हुआ? अच्छा, अब आ जाते हैं फटाफट ट्रायंगल के कुछ बेसिक्स के ऊपर. ट्रायंगल का सबसे की बेसिक क्या है? अगर मान ले फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा यहाँ पे, लेट्स से ए बी एंड सी. तो उसके तीन जो साइड्स बन जाएंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. सम ऑफ टू साइड शुड बी मोर देन द थर्ड साइड. ओके, सो ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए प्लस सी ग्रेटर देन बी. एंड इसके अलावा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हो जाएगा 180. तो ये आपके एब्सोल्यूट बेसिक हो गए. किसी भी ट्राइंगल का डेफिनेशन यहीं से बनता है, यहाँ से शुरू होता है. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यहाँ पे? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. अब जैसे फॉर एग्जांपल मान ले किसी भी साइड को ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो ये वाला जो अपना एंगल बनेगा, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. सो लेट्स से दिस एंगल इज x, must be equal to angle a plus angle b. So angle x is equal to angle a plus angle b. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. समझ में आया? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या हुआ? बढ़िया. तो इस वाले के अंदर हमने क्या समझा कि ट्रायंगल के की बेसिक्स क्या हैं और अपना एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है.
ठीक है, ये वाला पार्ट आई एम होपिंग के समझ में आया होगा। करेक्ट। अच्छा, अब इसके अंदर एक और फंडा हम लोगों ने देखा था कि अगर मान ले फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक ट्रायंगल है और उसमें ये गिवन है कि इंटीजर साइड्स है। ठीक है, इसमें गिवन है कि इंटीजर साइड्स है। मान ले मेरे को दो साइड्स गिवन है, लेट्स से दिस इज 2 एंड दिस इज 4। तो थर्ड साइड मेरा क्या हो सकता है? अगर मान ले मैंने तुम्हें एक और कंडीशन दे दिया कि डिस्टिंक्ट इंटीजर होने चाहिए, तो इसमें कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं? इफेक्टिवली थर्ड साइड कितने वैल्यूज ले सकता है अगर डिस्टिंक्ट इंटीजर बनाना हो? कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को? सेम यही वाला फंडा यूज करते हैं। ठीक है, तो कभी भी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वाला सिनेरियो बने तो इसी बेसिक के ऊपर अपना क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है और 4 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक बार लॉन्गेस्ट साइड ले लें। अगर लॉन्गेस्ट साइड मान ले x ले लिया, तो x मस्ट बी लेस देन 4 प्लस 2। करेक्ट, तो x मस्ट बी लेस देन 6। तो x आपका लॉन्गेस्ट साइड है और 6 से छोटा है, लॉन्गेस्ट है तो 4 से बड़ा होगा, तो पॉसिबिलिटी क्या होगा? 5। करेक्ट। दूसरा सिनेरियो है कि अगर मान ली ये लॉन्गेस्ट नहीं है, अगर ये लॉन्गेस्ट नहीं है तो 4 लॉन्गेस्ट है। तो 4 अगर लॉन्गेस्ट है तो 4 मस्ट बी लेस देन x प्लस 2, सो x मस्ट बी ग्रेटर देन 2। अब x इज ग्रेटर देन 2 बट मस्ट बी लेस देन 4, बिकॉज आपका लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 4 है। तो क्या पॉसिबिलिटी बना अपना? तो x के दो पॉसिबल वैल्यूज अपने बन जाएंगे। आई एम होपिंग कि समझ में आया हो। तो ये वाला फंडा यूज करके हम तीसरा साइड कैलकुलेट कर सकते हैं अगर अपना इंटीजर वाला सिचुएशन बनता है तो। अगर इंटीजर ना दे तब तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे, फिर आप काउंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर इंटीजर नहीं दिया हुआ है तो फिर तो आप काउंट ही करते रह जाओगे अनंत काल तक, बिकॉज नॉन इंटीजर के अंदर आपके अनगिनत पॉसिबिलिटीज बन जाएंगे। अच्छा, अब ये वाली बात के बाद एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कैट स्टैंड पॉइंट, विच इज कॉल्ड द एरिया। एरिया के अंदर हमने 5 प्रमुख तरीके देखे थे। सबसे पहला तरीका हमने देखा था एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। अगर मान ले मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर किसी भी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको बोलते हैं बेस, और इसको हम बोलते हैं हाइट बोल दो या ऑल्टीट्यूड बोल दो, जो मर्जी बोल दो। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका एरिया दे देता है। ठीक है, क्लियर है? तो तुम जिस वाले के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो बेस बन जाएगा। तो ये एक प्राइमरी डिस्कनेक्ट बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका हो जाता है एरिया कैलकुलेट करने का हेरॉन्स फॉर्मूला, विच इज रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पे एस हो जाता है सेमी पेरीमीटर विच इज ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स को ऐड कर दें तो वो पेरीमीटर बनता है, उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। अब इसको हम इस वाले फॉर्मूला में यूज कर लें, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये वाला क्या बन जाएगा अपना? ये वाला बन जाएगा अपना हेरॉन्स फॉर्मूला से एरिया कैलकुलेशन। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ ए सी साइन बी, हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो हाफ के साथ में ये साइड ले ले, ये साइड ले ले, और बीच वाले एंगल का साइन ले लो। मान लीजिए वाला एंगल 60 है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60? तो अगर फॉर एग्जांपल मान ले मेरे को ये वाला वैल्यू, अगर हाँ, सो बहुत बहुत बढ़िया, सो आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। रूट 3/2। तो इंपॉर्टेंट फंडा ये है कि आप इस वाले को तभी आप यूटिलाइज कर पाएंगे जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका टेबल है वो आप एक बार आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको ज्यादा कुछ नहीं, बट वैल्यूज लाइक 0, 30, 45, 60 इतना याद रखने से तेरा काम चल जाएगा। उसमें अगर साइन और कॉस पता है तो तुम टैन कैलकुलेट कर लेगा। साइन का उल्टा कर देगा तो कोसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा कर देगा तो सेक हो जाएगा, टैन का उल्टा कर देगा तो कॉट हो जाएगा। सब कुछ वहां से कैलकुलेट हो जाता है। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। तो उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना सेपरेटली। जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको एक बार अलग से देख लेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट आई एम होपिंग के समझ में आ गया होगा। तो ये तीसरा तरीका हो गया, हाफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इनटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल। रिमेंबर, इंक्लूडेड एंगल का ही साइन लेना है, किसी भी एंगल का साइन लेने से काम नहीं चलेगा। समझ में आया? है ना? करेक्ट है ना? फॉर एग्जांपल जैसे बचपन में जब अपन किसी सब्जेक्ट में खराब नंबर आते थे, तो टीचर क्या बोलती थी? ये पेरेंट्स के साइन लेके आओ। है ना? किसी और के साइन लेने से काम नहीं चलता था। इसका उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं, जस्ट किडिंग। है ना? चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ तक सही चल रहा है, बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया। 3 तरीके हो गए, है ना? 3 तरीके हो गए। मैं एक्चुअली जो कहना चाहता हूँ वो ये है। ठीक है, चलो, कैसा लगा मेरा मजाक? ओके, यहाँ पे फिर बाद में भी आएंगे।
अभी आगे चलते हैं। ऑल राइट नाउ, ठीक है, तो काफी एम्युनिशन आगे प्लान किया हुआ है, तो बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। आयुष इज सेइंग कि मैं अपना ही साइन लेके चला जाता था, ठीक है, बहुत ही बहुत काफी काफी अपने पास तेजस्वी लोग हैं। ओके, वेरी वेरी नाइस। अब देखो, अमेजिंग बात ये हो गया तीसरा तरीका। चौथा तरीका क्या होता है एरिया कैलकुलेट करने का? अब जैसे मान ले एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर अगर तुम एक सर्कल ड्रॉ कर दो, उसको बोलते हैं इन सर्कल। इन सर्कल का जो रेडियस होता है रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर इज कॉल्ड इन रेडियस। तो एरिया इस ट्रायंगल का हम इन रेडियस के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल आर इंटू स्मॉल एस। एस क्या है? एस वही सेमी पेरीमीटर जो हेरॉन्स में कैलकुलेट करते हैं, है ना, सेमी पेरीमीटर। अच्छा, और अगर फॉर एग्जांपल इसी ट्रायंगल के एक सर्कल में ऐसे ड्रॉ करूं कि तीनों वर्टेक्स से होके गुजरता हो, तो इस वाले सर्कल को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल, और सर्कम सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। तो ये हो गया चौथा तरीका। पांचवा तरीका हो जाएगा एरिया कैलकुलेट करने का, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन फोर कैपिटल आर, इफेक्टिवली प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय फोर इंटू सर्कम रेडियस। अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हमने पांच तरीके देखे एरिया कैलकुलेट करने के। कई बार इससे सिर्फ एरिया नहीं कैलकुलेट करते, है ना, कई बार इससे हम और चीजें कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मान ले कि अपने पास एक ट्रायंगल है, लेट्स से दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव, है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर कर दें तो अपना एरिया आ जाएगा 6। अब फॉर एग्जांपल मान ले कि मुझे इस ट्रायंगल में अगर एक सर्कल मैंने यहाँ पे इन सर्कल ड्रॉ कर दिया, इस इन सर्कल का अगर मेरे को रेडियस कैलकुलेट करना हो, तो अब मैं एरिया वाला फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि सेमी पेरीमीटर क्या होगा इस केस में? 3 + 4 7 + 5 12 डिवाइड बाई 2 मतलब 6। तो सेमी पेरीमीटर हो गया 6 और एरिया हो जाएगा 6। तो आपका स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ एरिया कैलकुलेशन के लिए नहीं यूज होता है, बाकी चीजें भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक मेथड से एरिया कैलकुलेट किया और फिर दूसरा मेथड यूज करके आपने कुछ और कैलकुलेट कर लिया। ये बहुत ज्यादा यूज होता है कैट के, काफी सारे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट एंगल है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज ट्राइंगल्स का कैटेगराइजेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड कैलकुलेशंस। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ट्राइंगल्स का क्या क्या कैटेगराइजेशन है? तो एक की कैटेगराइजेशन ट्राइंगल्स का ये बन जाता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास इफ आई हैव लेट्स से अ राइट ट्राइंगल, acute triangle and obtuse triangle। ठीक है, तो ये मान ले acute triangle बन गया, ये right triangle बन गया, और ये वाला लेट्स से अपना obtuse बन गया। ठीक है, तो अगर मैंने एंगल के बेसिस पे कैटेगराइजेशन कर दिया, ठीक है, ये वाला हो गया acute, ये वाला हो गया राइट, और ये वाला हो गया ऑब्ट्यूज। ओके, तो ये हो जाएगा ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ए बी सी, ए बी सी। ओके, अब राइट ट्रायंगल में क्या होता है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई एम श्योर ये सबको मालूम है, विच इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सबको पता है। बढ़िया। अच्छा, अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग एलिमेंट क्या है? तो ये हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ राइट ट्रायंगल, है ना। अब ऑब्ट्यूज वाले के केस में क्या होगा? ठीक, ऑब्ट्यूज वाले के केस में क्या होगा? ये जो एंगल है ये 90 से एक्सीड कर गया, मतलब कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो गया। तो मान ले अगर इस वाले के ऑपोजिट वाला ग्रेटर देन 90 हो गया, तो सी स्क्वायर विल बिकम ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर विल बिकम ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुआ, ये भी नहीं सेटिस्फाई हुआ, तो क्या होगा? अक्यूट हो जाएगा। तो अक्यूट के केस में क्या होगा? सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b square is less than a square plus c square, a square is less than a square b square plus c square। तो इफेक्टिवली किसी भी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम से कम होता है। अक्यूट का यही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इक्वल हो जाता है राइट में, और अगर किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम से ज्यादा हो जाए, तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का रिप्रेजेंटेशन होता है। आई एम होपिंग ये वाला समझ में आया होगा। तो ये हो गया आपका कैटेगराइजेशन फ्रॉम एंगल स्टैंड पॉइंट एंड द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इन ईच ऑफ दीज केसेस। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मान ले कि अगर पेरीमीटर किसी ट्रायंगल का लेस देन 30 है, ठीक है, और इंटीजर साइड्स हैं, ओके, ठीक है, पेरीमीटर लेस देन 30, इंटीजर साइड्स हैं, ओके, एंड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, सो इफेक्टिवली कंसेक्यूटिव
इंटीजर साइड्स हैं, पेरीमीटर लेस देन 30 है, तो बता सकते हो कि कितने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेंगे? सिंपल क्वेश्चन है ना। पेरीमीटर लेस देन 30 है, सोच के बता, है ना। अपना कंसेक्यूटिव इंटीजर साइड्स हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6 ऐसे है। ऐसे करते करते तब तक तुम जा सकते हो जब पेरीमीटर तुम्हारा लेस देन 30 होना चाहिए, ये वाला कंडीशन बस सेटिस्फाई कराना है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि कितने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऑब्टेन होंगे, फटाफट बताओ चैट के अंदर, फिर आगे चलते हैं। ये इस फंडा का एप्लीकेशन हो जाएगा, इस वाले फंडा का एप्लीकेशन यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा, फटाफट बता। तो चलो आओ देखते हैं इस वाले के अंदर क्या होगा। ठीक है, सो सम पीपल हैव कैलकुलेटेड इट, आओ देखते हैं। एक होगा, आगे दो होगा, तीन होगा, क्या होगा, चलो देखिए। सबसे पहले स्टार्ट कर, अगर फॉर एग्जांपल मैं, ऑब्वियस सी बात है कि इंटीजर तो जीरो भी होता है नेगेटिव भी होता है, पर ट्रायंगल का साइड जीरो या नेगेटिव तो होगा नहीं। तो अगर मैं स्टार्ट करूं फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 2 3, क्या 1 2 3 एक ट्रायंगल बनाता है? सम ऑफ टू साइड शुड बी मोर देन द थर्ड साइड, तो ये तो ट्रायंगल ही नहीं बनाता है, तो ये उड़ गया। अच्छा, 2 3 4 के बारे में क्या ख्याल है? 2 3 4 के बारे में क्या ख्याल है? 2 3 4 में अगर देखेगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 9 प्लस 4 13 है, ये आपका 16 से कम है। तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा, अक्यूट की ऑब्ट्यूज? इस सिचुएशन में क्या बनेगा? देख भाई बहुत सिंपल है, 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 इज ग्रेटर देन 4 प्लस 9, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा आपका ऑब्ट्यूज। करेक्ट, ऑब्ट्यूज का कंडीशन यही होता है ना कि एक साइड का स्क्वायर अगर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम से ज्यादा हो गया तो ऑब्ट्यूज का कंडीशन बन गया, बराबर। तो ये वाला ट्रायंगल अपना क्या बन गया, ऑब्ट्यूज बन गया। अच्छा, अब 3 4 5 के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, ये तो बहुत मशहूर ट्रायंगल है ना, परिचय के मोहताज नहीं। 3 4 5 ये तो राइट ट्रायंगल होगा, इसमें तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सिमिलरली अगर आगे मूव करें 4 5 6 देखें तो क्या ख्याल है? अब देखो क्या होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो आपका 16 प्लस 25 इज ग्रेटर देन 36, तो ये आपका क्या बन गया, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये आपका क्या बन गया, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। सिमिलरली 5 6 7 देखो, अब क्या होगा कि एक नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम से ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब इनमें परसेंटेज डिफरेंस बहुत कम रह गया है, ये सौ नंबर। पहले जब नंबर छोटे थे 2 3 और 4, इनमें परसेंटेज डिफरेंस बहुत ज्यादा था, लेकिन अब ये जो नंबर्स जैसे धीरे धीरे बड़े होते गए, ठीक है, तो अब इनमें परसेंटेज डिफरेंस क्या हो गया, बहुत कम हो गया। तो ये 5 6 7 आपका क्या होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना घर में भी। फॉर एग्जांपल जैसे आप लेट्स से आप बड़े भाई हो, ठीक है, आपका एक छोटा भाई है, जब आप छोटे रहते हो तो आप जम के कूटते हो, है ना। उसके बाद अलग बात है कि आप भी कूटे जाते हो, है ना, आपको घर में, ठीक है, वो आपने अगर फॉर एग्जांपल ऐसे हाथ भी लगा दिया तो फिर घर वालों के पास बात चली जाती है, फिर तुम्हारी धुलाई हो जाती है ना। बट धीरे धीरे क्या होता है कि जब तुम बड़े हो जाते हो ना, सो फिर तुम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हो, ठीक है, क्यों? तो क्या पता तुमको धो ही दे, है ना, पता चला तुमने स्टार्ट किया तुम धुल गए, ठीक है, छोटे भाई ने धो डाला, ठीक है। सो है ना, तो देन यू स्टार्ट अवॉइडिंग दोस, दोस सिचुएशंस, है ना, कि तुम कि भाई मतलब पता चला तुम नींद नहीं आ रही, कैट प्रिपरेशन भूल गया है कि ये भाई छोटे भाई से खा गए, करेक्ट। सो अभी क्या होगा कि इसमें देख सारे के सारे जो भाई हैं वो बड़े हो गए हैं, ठीक है, सबके सब बड़े हो गए हैं, सबके सब पावरफुल हो गए हैं। तो अब यहाँ पे ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा कि एक, बचपन में क्या होता है ना, जो बड़ा वाला भाई होता है मतलब नेक्स्ट लेवल, समझ रहे हैं, कि फादर के बाद उसी का नंबर है, कि मतलब उसने बोल दिया बाकियों को कि चॉकलेट मैं अकेला ही खाऊंगा, ठीक है, फिर सारा चॉकलेट उसका, ठीक है, समझ रहा है, समझ रहा है? मतलब महेंद्र बाहुबली यानी मैं, वैसा वाला सिनेरियो। ठीक है, तो 5 6 7 क्लियर हो गया ना, आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू। तो ये अपना जैसे जब ये नंबर्स बड़े होते जाएंगे तो क्या होगा, ये फिर अक्यूट बनने लगेगा। तो कितने बनेंगे यहाँ से, कितने बनेंगे, ऑब्ट्यूज कितना बना, ये वाला आपका ऑब्ट्यूज का सिनेरियो बन गया। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, तो समझ में आया इसका एप्लीकेशन। अच्छा, अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन पे। एक और इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन जो आपका साइड के बेसिस पे होता है, ठीक है, साइड के बेसिस पे होता है। अगर तीन के तीन साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो आपका बन जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। अगर दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल,
और अगर 3 के 3 अलग हो जाते हैं तो स्केलियन ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, अब हम आएंगे इसके अंदर कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मान ले फॉर एग्जांपल एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन जो इसके अंदर फेमस है वो यही है कि अगर अपने को मान ले पेरीमीटर गिवन हुआ है, ठीक है, पेरीमीटर इज गिवन, ठीक है, विच इज एन इंटीजर एंड द साइड्स आर आल्सो इंटीजर्स। ठीक है, पेरीमीटर इंटीजर है, साइड भी अपना इंटीजर फॉर्म में दे रखा है। ओके, उस सिचुएशन में कितने ट्रायंगल्स बन बन सकते हैं, ये काफी एक टिपिकल क्वेश्चन है। इसको अगर फॉर एग्जांपल मेरे को ट्रेडिशनली सॉल्व करना है तो उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, सम ऑफ टू साइड शुड बी मोर देन द थर्ड साइड। केसेस बनाओ, केसेस काउंट करो। पेरीमीटर का वैल्यू अगर छोटा है तो आप केसेस बना के केसेस काउंट कर सकते हो, लेकिन पेरीमीटर का वैल्यू अगर बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, काउंट करना डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए देर आर इंपेरिकल फॉर्मूलाज दैट वी कैन यूज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। मान ले अगर पेरीमीटर 12 हो और इंटीजर साइड्स हैं तो कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं। ट्रेडिशनली करो, फॉर्मूलाज मत करो। अगर पेरीमीटर 12 है, इंटीजर साइड्स अगर आपको बनाने हैं तो कितने आप ट्रायंगल्स बना सकते हो। इंटीजर साइड्स हैं, पेरीमीटर 12 है तो कितने बनेंगे, फटाफट बोल। इंटीजर साइड्स हैं और पेरीमीटर आपका 12 है तो कितने ट्रायंगल्स तुम बना सकते हो। बहुत सिंपल बात है भाई, देखो। ठीक है, क्या क्या ट्रायंगल बनेगा फटाफट बता, व्हाट ऑल ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। देख, एक तो बहुत सिंपल है, कैन आई यूज अ वन, कैन आई यूज अ वन, क्या मैं वन यूज कर सकता हूँ। देखो रिमेंबर, कोई भी एक साइड फिक्स करो और बाकी दोनों को एज इक्वल एज पॉसिबल डिवाइड करो। इसको इसको जल्दी कैलकुलेट करने का ट्रिक यही है कि एक मान ले अगर एक वन ले लिया तो बाकी दोनों को इक्वली डिवाइड करो। इक्वली मतलब एज इक्वल एज पॉसिबल। तो 11 है तो 5 और 6 लोगे। क्या ये तुम्हें एक ट्रायंगल बना के देगा, नहीं बना के देगा। अगर ये नहीं बना के देगा तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से तो नहीं बनने वाला है। अगर 156 नहीं बना सकता है तो 147 कभी नहीं बनाएगा, 138 कभी नहीं बनाएगा। तो 156 इज गॉन। अच्छा, अब मैंने अगर मान ले दो ले लिया, अब इसको इक्वली कैसे डिवाइड करें। अब अगर मैंने दो लिया, इसको एज इक्वल एज पॉसिबल 5 एंड 5। तो अब देख, क्या 5 और 5 मेरे को एक ट्रायंगल बना के देगा, क्या मेरे को 5 एंड 5 एक ट्रायंगल बना के देगा। तो सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी मोर देन द थर्ड साइड, बस वो आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका काम हो गया। तो यहाँ पे 2 5 5 आपका एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन गई। अब मैंने इसको 3 लिया, अब इनको फिर से एज इक्वल एज पॉसिबल करो। रिमेंबर, इंटीजर लेना है तो एज इक्वल एज पॉसिबल मतलब 3 4 5 कर दिया। 3 4 5 करने से अपना बन जाएगा, 3 4 5 करने से अपना बन जाएगा। करेक्ट। अगर मैं इसको फिर फॉर एग्जांपल इसको 3 3 और यहाँ पे लेट्स से 6 कर दूं तो नहीं बनेगा। उसके बाद अगर मैंने 4 ले लिया तो फिर इनको एज इक्वल एज पॉसिबल करो। एज इक्वल एज पॉसिबल करा तो 4 4 4 बन गया, तो ये आपका तीसरा पॉसिबिलिटी बन जा रहा है इस केस में। इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी बनेगा, अगर 5 लिया तो यही वाला केस रिपीट हो जाएगा या ये वाला केस रिपीट हो जाएगा। तो आई एम होपिंग कि आपको समझ में आया होगा। तो कितने यहाँ पे कितने बन गए, अगर मेरा पेरीमीटर गिवन है और इंटीजर साइड्स हैं तो कितने ट्राइंगल्स बने, कितने ट्राइंगल्स बने। इसमें से ये वाला है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वाला आपका स्केलियन ट्रायंगल है और ये वाला क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यस नो बोल फटाफट चैट में। अब इसी में इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो भी देखो। अब अगर फॉर एग्जांपल मान ले कि मेरा पेरीमीटर इज इक्वल टू 12 है तो फॉर्मूला क्या है इसके अंदर, क्विकली क्विकली। अगर पेरीमीटर इवन हो तो आपका टोटल ट्रायंगल्स हो जाता है पी स्क्वायर अपॉन 48। पी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर अपॉन 48। अच्छा, ये बन गया 144 अपॉन 48 मतलब 3। एक चीज बस ध्यान में रखना, अगर ये डेसिमल में आता है ना तो आपको यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर लेना होता है। रिमेंबर, यू हैव टू टेक नियरेस्ट इंटीजर। अगर मान ले वैल्यू 3.2 आ गया तो यू विल टेक 3। ओके, इफ द वैल्यू इज 3.8 यू विल टेक 4। तो नियरेस्ट इंटीजर लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लेना है। तो ये वाला पार्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये सिंबल यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज किया है बट डोंट यूज ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब देख पी स्क्वायर अपॉन 48, अगर पी इवन है तो सीधा ही पी स्क्वायर अपॉन 48 कर दिया तो वैल्यू क्या आया, 3 आया। ट्रेडिशनली हमने करा था तो क्या आया था, 3 ही आया था, है ना। तो ट्रेडिशनली किया तो भी 3 आया, इस तरीके से भी अपना 3 आ गया। अच्छा, अब सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल इसमें मेरे को स्केलियन करना हो तो क्या होगा। नंबर ऑफ स्केलियन के लिए जो अपना इंपेरिकल फॉर्मूला बनता है वो ये है कि आपका p - 6 होल स्क्वायर बाई 48। अगर इवन है तो यहाँ पे इवन है 12, 12 मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36 अपॉन 48, 36 अपॉन 48। इफेक्टिवली अगर मैं इसका नियरेस्ट इंटीजर लूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। नियरेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। 0.75 आ जा रहा है तो 1 आ जाएगा।
तो अपना स्केलियन ट्रायंगल कितना आएगा, देख एक ही पॉसिबिलिटी आ रहा है स्केलियन ट्रायंगल का, ये एक ट्रायंगल है। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो तुम्हें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल देगा, अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं देगा। ठीक है ना। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चैट में आया कि 0.5 में क्या होगा, ये वाला आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली वो ना, हम क्लोरमेंट क्यों खाते हैं वाला टाइप क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, 0.5 कैसे आएगा। ठीक है, मान ले तूने p² अपॉन 48 किया और तेरा वैल्यू 0.5 आ गया, तो तुम इफेक्टिवली बोल रहा है कि p² = 24 होना चाहिए। कौन से गोले पे 24 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, या किसी और डेसिमल सिस्टम में होता हो p² = 24, कैसे होगा 24। ठीक है, तो एक और चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि अंडरस्टैंड द लॉजिक, तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। आई एम होपिंग कि समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ है ना। ये वैसा ही क्वेश्चन है कि हम क्लोरमेंट क्यों खाते हैं। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। तो पेरीमीटर, अभी देख यहाँ पे अपना स्केलिन बन गया एक। अगर नंबर आपका जो पेरीमीटर है वो 3 से डिविजिबल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एक दे देगा। तो ये नंबर अपना 12 जो है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, द आंसर इज यस। तो ये अपने को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल देगा। तो ये रहा वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हमने यहाँ से, अगर फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में से तुमने इक्विलैटरल और स्केलिन निकाल दिया तो तुम्हारा आइसोसेलेस कैलकुलेट हो जाएगा। यस और नो बोल। अगर तुम्हारा स्केलिन तुमने अगर तुम फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ यू टेक आउट, इफ यू टेक आउट स्केलिन एंड इक्विलैटरल, इक्विलैटरल या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर तेरा जो पेरीमीटर है वो डिविजिबल बाई 3 है तो एक इक्विलैटरल बनेगा, और अगर डिविजिबल बाई 3 नहीं है तो 0 इक्विलैटरल बनेगा। उस सिचुएशन में क्या है कि आपको अगर आइसोसेलेस कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो सिंपल बात है, टोटल आपने कैलकुलेट कर लिया फॉर्मूला यूज करके, स्केलिन आपने यूज फॉर्मूला यूज करके, इक्विलैटरल आपने देख लिया कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, सब ट्रैक करेगा तो आ जाएगा आइसोसेलेस। आई एम होपिंग कि सबको समझ में आएगा। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर, फटाफट बोल। एक एक फटफट कैलकुलेशन करते हैं, मेरे को एक बार एकदम फटाफट बताओ। अगर मान ले कि लेट्स से द पेरीमीटर इज 15 नाउ, पेरीमीटर 15 है, सारे के सारे साइड्स इंटीजर हैं, मेरे को फटाफट बता। नाउ यू कैन यूज द फॉर्मूला, एंड घर जाके ट्रेडिशनली भी सॉल्व कर लेना कि फॉर्मूला और तुम्हारा जो सोल्यूशनिंग है वो वेरीफाई हो जाता है, वैलिडेट हो जाता है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 15 है, तो मेरे को पहले बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। अपना यहाँ पे इक्विलैटरल कितना होगा, स्केलिन कितना होगा, आइसोसेलेस कितना होगा, जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व करके बता, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, टोटल कितना होगा, इक्विलैटरल कितना होगा, स्केलिन कितना होगा, और आइसोसेलेस कितना होगा। इक्विलैटरल तो बहुत इजी है, इक्विलैटरल 1 होगा, बिकॉज ये जो नंबर है 15 3 का मल्टीपल है, तो इक्विलैटरल तो सीधा 1 ले लो, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। परफेक्ट। अच्छा, अगर पेरीमीटर ऑड होता है तो टोटल ट्रायंगल्स हो जाते हैं p+3² / 48। ठीक है, p+3² / 48, तो p+3 मतलब 18 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 18 का स्क्वायर मतलब 324 डिवाइडेड बाई 48, है ना। 324 डिवाइडेड बाई 48। यह बहुत सिंपल बात है, देखो। ठीक है, अगर मेरे को अप्रोक्सीमेट करना हो, ठीक है, ये जो नंबर है, ठीक है, अगर ये नंबर अपना 50 होता, ठीक है, ये वाला जो नंबर अपना 50 होता, तो ये वाला नंबर कहाँ है, 6 के आसपास है कि 7 के आसपास है। अगर 50 होता तो 325 अपना क्या बनाएगा, 50 होता तो 300 पे तुम्हारा 6 का मल्टीपल बनता है, 350 पे 7 का मल्टीपल बनता है। ये वाला जो नंबर है वो क्या बनाता, 6.5 बनाता। अब क्योंकि यहाँ पे तुमने थोड़ा सा कम किया है और डिनोमिनेटर को तुमने काफी कम कर दिया है, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, 6.5 टप जाएगा, 6.5 से क्रॉस कर जाएगा, तो ओवरऑल 7 के करीब पहुंच जाएगा, तो टोटल अपना बन जाएगा 7। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट स्किल टू अगेन sort of acquire is to figure out how can you quickly do these approximations। पूरा कैलकुलेशन करने में काफी टाइम अपना चला जाता है। तो ये 7 बन गया, ये 1 बन गया। अब मेरे पास यहाँ पे स्केलिन कैसे कैलकुलेट होगा, स्केलिन कैसे कैलकुलेट होगा, ऑड में p-3² / 48। p-3 मतलब 15 में से 3 निकाल दिया तो 12 का स्क्वायर, तो वो इफेक्टिवली क्या बन गया, स्केलिन अपना 3 बन गया। तो आइसोसेलेस कितना बन जाएगा, 7 में से इक्विलैटरल और स्केलिन निकाल दे तो आइसोसेलेस बन जाएगा। करेक्ट। अब इसमें ये पूछ ले कि कौन से ट्रायंगल्स होंगे, उनके क्या डिमेंशंस होंगे, तब कैसे करना पड़ेगा। अगर ये पूछ ले कि ट्रायंगल्स के डिमेंशंस क्या होंगे,
तब तुम्हें वही बेसिक वाले तरीके से करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर उसमें ये पूछ लिया कि डिमेंशंस क्या होंगे तो वैसे करना पड़ेगा। इससे सिर्फ तुम नंबर निकाल सकते हो कि नंबर इक्विलैटरल का कितना होगा, आइसोसेलेस का कितना होगा। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। ठीक, तो ये हो गया ट्रायंगल्स का कैटेगराइजेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड की कैलकुलेशंस। आगे चलते हैं अगले वाले सेक्शन की तरफ। एक और इंटरेस्टिंग फंडा नोट करो विच इज नोन एज कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला क्या बोलता है? अगर मान ले मेरे पास दो साइड्स गिवन है और उनके बीच का एंगल गिवन है, तो मैं सामने वाला साइड कैलकुलेट कर सकता हूँ यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला, वेर इज सी इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ दिस एंगल। इसका एक और एडवांटेज ये है कि अगर मान ले फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट्स से साइड्स गिवन है, मान ले ये दोनों साइड है, ये मान ले मेरे पास तीन साइड्स गिवन है, तो किसी भी दो साइड के बीच का एंगल भी मैं कोसाइन फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकता हूँ, है कि नहीं? अगर मैं ऐसा लिख दूं सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा, तो फिर मैं इसको 2ab कॉस गामा मूव करूंगा, इसको लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर कॉस गामा मैं लिख दूंगा दिस डिवाइडेड बाई 2ab। तो यहाँ से मेरा कॉस गामा कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको इनवर्स तरीके से यूज करके अगर मेरे पास तीन साइड्स गिवन हो किसी भी ट्रायंगल के, तो मैं तीनों एंगल कैलकुलेट कर सकता हूँ। यस और नो? अगर तीन साइड्स गिवन हो तो मैं तीनों एंगल कैलकुलेट कर सकता हूँ, है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास रैंडम वैल्यू आ गया जो मेरे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है ना, मान ले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन में आप उसको कॉस इनवर्स करके छोड़ सकते हो। ठीक है, बट टिपिकली उस टाइप की कैलकुलेशंस आपको देखने को कैट में नहीं मिलते हैं। ठीक है, आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। समझ में आया? समझ में आया? आई एम होपिंग दैट दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया? परफेक्ट है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है वैभव, जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा रिवाइज करा दूंगा, तो बस एक बार आराम से देखता चल। ठीक है, एक्चुअली ज्योमेट्री बहुत बड़ा है, मतलब अगर तुम यूक्लिडियन ज्योमेट्री खोलोगे ना तो तुम्हें मजा आ जाएगा। ठीक है, कभी अगर फ्री टाइम हो और ज्योमेट्री पढ़ने का मन करे तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री खोल, बहुत कुछ है, मतलब समंदर है। ठीक है, अभी हमको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करके कैट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चलना है। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन मेरे को इसका आंसर बता देना भाई। somebody is saying कि नहीं चाहिए ऐसा मजा। ठीक है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे को चैट में बता देना। ठीक है ना? सो ये वाला अगेन काफी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल कोसाइन रूल से अपना काम इसमें हो जाता है। अब फटाफट एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट देखो जो आपको अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कैट के स्टैंड पॉइंट से। अगर फॉर एग्जांपल मान ले मेरे पास एक ट्राइंगल है इस तरीके का, ठीक है, अगर मैंने एक साइड ऐसे ड्रॉ करा, ठीक है, विच इज विच इज प्राइमरीली बाइसेक्टिंग द ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो इस वाले को बोलते हैं मीडियन। ठीक है, इसको बोलते हैं मीडियन। अगर मान ले मैंने तीन मीडियंस ड्रॉ कर दिए, तो जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। अब ये वाला जो पॉइंट है सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है, वेयर टू पार्ट इज टुवर्ड्स द वर्टेक्स एंड वन पार्ट इज टुवर्ड्स द साइड। तो मीडियन क्या करता है? सामने वाली साइड को डिवाइड करता है, ठीक है, इक्वली, मतलब बाइसेक्ट करता है। 2:1 में सेंट्रॉइड उस मीडियन को बाइसेक्ट करता है ना, कर्मा, है ना, ये इसको करता है, ये इसको बराबर भी नहीं बांटता है, अलग अलग बांट दिया 2:1 में। ठीक है, सो आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टी। तो ये अपना 2:1 बनाया। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंग एक और एलिमेंट है, वो ये है कि अगर यहाँ पे तुम देखे, अगर तूने तीन मीडियंस ड्रॉ कर दिए तो ये 6 पार्ट में इस ट्राइंगल को डिवाइड कर देता है। ये सारे के सारे 6 पार्ट्स आपके इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बनता है आपका एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज कॉल्ड मीडियन। ओके, उसके अलावा जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसके अंदर वो ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान ले मैंने ऑपोजिट वाले साइड, अब मैं यहाँ पे किसी भी जनरल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करा विच इज परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड, है ना, है ना, तो ये वाला जो इसको इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हाइट बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है ना? है ना, समझ रहा है? हड्डियों वगैरह का इलाज यहीं पे होता है। ठीक है, ऐसा सुन के लगता है कि मतलब, है ना, पैर ये ऑर्थोपेडिशियन वगैरह सब इधर बैठते होंगे। सो समझ, तो ये आपका ऑर्थो सेंटर बन गया। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर यहाँ ये आपका, जहाँ पे ये आपके जो परपेंडिकुलर्स हैं, जो ऑल्टीट्यूड्स हैं, जो हाइट्स हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा एक एलिमेंट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मान ले मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? जिस एंगल से ओरिजिनेट करता है उसको बाइसेक्ट करता है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर मैंने तीन एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करे, तीन एंगल बाइसेक्टर्स अगर मैंने ड्रॉ करे,
जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम इन सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। ठीक है, इन सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जो इन सेंटर है, इन सेंटर से अगर मैं किसी भी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ठीक है, जैसे मान ले यहाँ से मैंने इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर from the in center to any side, that will give me small r, which is called in radius. It's the same thing which we have used in that area formula, area small r into s किया था, वो जो हमने small r यूज किया था, ये वही small r है। तो आपके एंगल बाइसेक्टर्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स आपके इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। वहां से अगर किसी भी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, उसका जो लेंथ होगा वही बनता है तुम्हारा इन रेडियस। अब इस पॉइंट को सेंटर लेके और इसको रेडियस लेके अगर तुम एक सर्कल ड्रॉ करोगे, तो वो सर्कल एकदम परफेक्टली इस ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब हो जाए। समझ में आया? इसी सर्कल को हम इन सर्कल बोलते हैं। समझ में आया? है ना? रुद्र सिंह की ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और ऑल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है, हम दोनों को एज हाइट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिवली परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड हाइट हम किसी भी तरीके से उसको बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है। ठीक है, बट इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो आई एम होपिंग ये वाला समझ में आया होगा। अच्छा, उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट इसमें है, विच इज, अगर मान ले मेरे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर हर एक साइड का मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब किसी भी साइड के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर भी है और उस साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, जैसे मान ले इस वाले साइड के परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, इस वाले साइड के परपेंडिकुलर भी है, इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, इस साइड के परपेंडिकुलर भी है, इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको बोलते हैं सरकम सेंटर, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल सी। और इसमें अमेजिंग बात यह है कि सरकम सेंटर को किसी भी वर्टेक्स के साथ अगर ज्वाइन कर दो, जो लेंथ बनता है उसको बोलते हैं कैपिटल आर, ऑल्सो नोन एज सरकम रेडियस। इस पॉइंट को अगर सेंटर लेके और सरकम रेडियस को रेडियस लेके हम अगर एक सर्कल ड्रॉ करें, तो ये इस ट्रायंगल को परफेक्टली इंस्क्राइब कर लेता है। ये जो सर्कल बनता है, इस सर्कल को हम सरकम सर्कल भी बोलते हैं। आई एम होपिंग दैट दिस इज आल्सो क्लियर। तो हमने चार यहाँ पे चीजें पढ़ी, मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं सेंट्रॉइड, 2:1 का रेशियो बनाता है, अगर तीन मीडियंस इंटरसेक्ट करें तो 6 पार्ट्स में आपका ट्राइंगल डिवाइड हो जाता है। दूसरा विच इज योर ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड्स जहाँ पे मिलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तीसरा बन जाता है तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है तुम्हारा इन सेंटर। इन सेंटर से किसी भी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो तो बनता है इन रेडियस। इन सेंटर और इन रेडियस को ड्रॉ करके हम एक सर्कल अगर बनाते हैं तो वो अपना इन सर्कल बोलते हैं उसको। सिमिलरली अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के बारे में देखें, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के अंदर खास बात यह है कि किसी वर्टेक्स से ओरिजिनेट होने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाते हैं वो जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर से किसी भी वर्टेक्स को ज्वाइन करने तो सरकम रेडियस। अब सरकम सेंटर और सरकम रेडियस को यूज करके अगर एक सर्कल बनाते हैं तो बन जाता है सर्कम सर्कल। ये हो गया इसका समरी। अब इसके अंदर 4 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला वाला जो पॉइंट आपका बनता है विच इज योर सेंट्रॉइड, देन योर जो हमारा ऑर्थो सेंटर बनता है, फिर हमारा एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट पे आई विच इज इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। तो ये जो 4 पॉइंट्स बने GOIC, ये चारों के चारों किसी भी जनरल ट्रायंगल में आपके कॉन्करेंट होते हैं, मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं। उस लाइन को हम ऑयलर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, आपके इसको हम क्या बोलते हैं, ऑयलर लाइन बोलते हैं। होपिंग कि ये समझ में आया होगा। ठीक, क्लियर, समझ में आया, बढ़िया, है ना? तो यहाँ तक ठीक चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक ठीक चल रहा है। अब इसको 2x पे सुन लेना तो ज्यादा मजा आएगा। चलो आगे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक ठीक चल रहा है, बढ़िया। अब मैं थोड़ी सी और बात करूंगा इस, अभी यहाँ पे तो मैंने जनरल ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात करी, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं कुछ स्पेसिफिक ट्रायंगल्स के बारे में बात करता हूँ। ओके, है ना? अभी देखो मशहूर ट्रायंगल आने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, पहली आ गया, रुको यार तुम ध्यान से। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। किसी भी पाइथागोरस तुम्हारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है, वो आपके जो भी साइड्स हैं, जो इंटीजर साइड्स हैं, वो आपके किसी भी राइट ट्रायंगल को सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। जैसे 3 4 5, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, है ना? तो ये क्या बन जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। किसी भी ट्रिपलेट का कोई भी मल्टीपल ट्रिपलेट होता है, तो 3 4 5 अगर तुमने ले लिया, या 6 8 10 ले लिया, या 9 12 15 ले लिया, तो सारे के सारे क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। इफेक्टिवली जो तुम्हारे सेट ऑफ थ्री नंबर्स, सेट ऑफ थ्री नेचुरल नंबर्स व्हिच सैटिस्फाई योर पाइथागोरस थ्योरम आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये कुछ कॉमन ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है,
ये तो उतने कॉमन नहीं है, ठीक है, ये तो उतने कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो प्राइमरीली तुम्हारे जो ज्यादा यूज होते हैं वो 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61, दैट्स इट। 12 35 37, इससे ज्यादा यूज होता नहीं है। एक मैक्स तुम ये बेसिकली ये 8 ट्रिपलेट्स दिमाग में, ठीक है, ये 8 ट्रिपलेट्स दिमाग में रखना, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको राइट ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, ठीक, आगे चलते हैं। नाउ इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड राइट ट्रायंगल। अब देखो इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, सबसे पहले राइट ट्रायंगल देख लेते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल राइट ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, दो तीन चीजें यहाँ पे समझने वाली हैं। एक तो ये कि अगर राइट, लेट्स से आई हैव अ राइट ट्रायंगल लाइक दिस ए, लेट्स से दिस इज बी, दिस इज सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। एक तो पाइथागोरस थ्योरम और ये ट्रिपलेट्स अपना क्लियर हो ही गया है। अच्छा, उसके अलावा दो तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल मान ले कि एक यहाँ पे अगर मैं इसमें लेट्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, इफ आई ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी to let's say AB, let's say call it D. In that scenario, CD is given as AB upon C. Okay, CD is given as AB upon C. तो product of two sides upon आपका हाइपोटेन्यूज कर दो तो निकल जाता है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाता है। अब ये तो हो गया। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मान ले, अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से, ये तो हो गया परपेंडिकुलर। अगर मान ले लेट्स से देयर इज अ पॉइंट, you know, let's say there is a point E which is the midpoint of AB, and if I join this point to C, now what's going to happen, now what is going to happen। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मैं किसी भी राइट ट्रायंगल के बारे में बात करूं, तो उसका जो सरकम सेंटर होता है, उसका सरकम सेंटर हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल बीचों बीच आता है। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, राइट ट्रायंगल के केस में सरकम सेंटर ये खुद ही हो जाता है। सरकम सेंटर ये खुद ही हो गया। उस सिचुएशन में क्या होगा कि तुम्हारा जो सरकम रेडियस होता है, सरकम रेडियस वो हाइपोटेन्यूज बाई 2 हो जाता है। सरकम रेडियस हाइपोटेन्यूज बाई 2 हो जाता है। हम होपिंग ये वाला पार्ट समझ में आया हो। तो एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट बोल लो या फॉर्मूला बोल लो, काफी ज्यादा यूज होता है। हम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू। तो ये हो गया अपना कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर हो गया। अच्छा, इसके अंदर अगर मेरे को स्मॉल आर कैलकुलेट करना हो तो मैं एरिया वाले फॉर्मूला से तो कर ही सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा एक और जो फास्टर तरीका है कैलकुलेट करने का, विच इज ए प्लस बी माइनस सी बाई टू, मतलब सम ऑफ टू साइड्स माइनस हाइपोटेन्यूज बाई टू, यूज करके भी हम यहाँ पे स्मॉल आर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना कैपिटल आर, ये हो गया अपना स्मॉल आर। आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, कैपिटल आर is always greater than 2r in case of a right triangle. Capital R is always greater than 2r in case of a right triangle. तो right triangle के केस में क्या हो जाता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर का इनइक्वालिटी कैसे काम करता है, कैपिटल आर विद इन टू स्मॉल आर, इसको हम यूलर्स इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। यूलर को देख रहे हो, हर जगह फैला हुआ है, नंबर्स में भी मिलेगा अपने को जाके, है ना, उधर भी पहुंचा हुआ है, ठीक है, उधर भी मिलेगा, ठीक है ना। अरे लगा हुआ है भाई, मतलब पूरा दिन रात रिसर्च कर रहा है, ठीक है। तो कैपिटल आर ग्रेटर देन आपका 2r हो जाता है। तो आई होपिंग के समझ में आया होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से 3 4 5 वाला ट्रायंगल लें, 3 4 5 वाला ट्रायंगल लें, तो कैपिटल आर कितना होगा, स्मॉल आर कितना होगा, जल्दी से बता। अगर 3 4 5 वाला ले लें तो कैपिटल आर कितना होगा, स्मॉल आर कितना होगा। तो कैपिटल आर इसमें हो जाएगा 2.5 और स्मॉल आर इसमें हो जाएगा 1। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, वो ये है कि 3 4 5 का तुम कोई भी मल्टीपल लेता जाएगा तो कैपिटल आर और स्मॉल आर भी उसी मल्टीपल में आगे बढ़ता जाएगा। 3 4 5 में 2.5 और 1 है, 6 8 10 में क्या होगा, यहाँ पे देख 2 का मल्टीपल ले लिया, तो यहाँ भी 2 का मल्टीपल ले लेगा, यहाँ भी 2 का मल्टीपल ले लेगा, तो 5 और 2 हो जाएगा। तो अगर तुम्हें कोई मल्टीपल दे दे 3 4 5 का, तो उसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा इनका मल्टीपल ले लो तो काम हो जाता है। समझ में आया। तो ये बन गया अपना कैपिटल आर और स्मॉल आर फ्रॉम फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब सिमिलरली मैं थोड़ी सी बात आपको इक्विलैटरल के बारे में बताता हूँ, विच इज वेरी वेरी अमेजिंग। और उसके पहले थोड़ा सा राइट ट्रायंगल के कुछ जो मशहूर ट्रायंगल्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मशहूर ट्रायंगल्स कौन से हैं, एक तो 30 60 90, ठीक है ना, समझ रहा है। 30 60 90 बहुत सारे लोगों का प्लान बन चुका है कि 26 नवंबर की रात को, ठीक है, 30 60 90। ओके, बहुत बढ़िया। बाय द वे, हाउ मेनी ऑफ यू आर इन दिल्ली, मुझे बता देना यार एक बार, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन दिल्ली, लेट मी नो, वी विल प्लान समथिंग, ठीक है। तो कुछ बढ़िया प्लान करेंगे, बता देना, ठीक है ना। चलो बहुत सही, है ना। समबड़ी सिंह की सर जैट के बाद करते हैं, जिंदगी के बाद नहीं करें, ठीक है, LIC के ऑफिस में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
आई एम होपिंग दिस इज क्लियर टू यू। जिंदगी की बात करते हैं, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, है ना, जाएंगे भगवान के पास तो बोलेंगे कि भाई ठीक है बोतल खुलवा ही दो आज। तो 30 60 90 वाला जो ट्रायंगल है वो क्या बनता है, अगर मान ले फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे 90 है, अगर ये वाला लेट्स से अपना पास अपना लेट्स से ये 30 हो गया, ये अपना 60 हो गया, उस सिचुएशन में जो साइड का रेशियो होता है वो हो जाता है 1:√3:2। बस ये अपने को साइड का रेशियो मालूम होना चाहिए। तो अगर इसमें से कोई भी एक साइड मिल गया तो बाकी सब कैलकुलेट हो जाएगा, यस और नो बोलो। अगर कोई भी एक साइड मिल जाता है तो बाकी सब कैलकुलेट हो जाएगा 30 60 90। सिमिलरली अगर 45 45 90 ट्रायंगल बनता है तो उस सिचुएशन में तेरा 1:1:√2 बनता है। तो अगर इसमें भी अगर मेरे को कोई भी एक एंगल में कोई भी एक साइड मिल गया तो बाकी सारे के सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। मेरे को बस ये पता होना चाहिए कौन सा 45 और कौन सा 90 है, ठीक है। तो ये बन गए अपने मशहूर ट्रायंगल्स, ठीक है ना, इनका नाम भी मशहूर है, ठीक है, इतने मशहूर है कि नाम भी मशहूर है ना। चलो, और मशहूर नाम से क्या फेमस है तो तुमको पता ही है ना। चलो आगे चलते हैं। ये वाला जो फॉर एग्जांपल ये जो पटकने वाला बॉम्ब है वो मैंने पहले फोड़ दिया था, और पटकने वाला बॉम्ब एक ही बार फूटता है, तुम्हें पता होगा। पटकने वाला बॉम्ब एक ही बार फूटता है, उसको बार बार नहीं फोड़ा जा सकता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये बन गया। अब मैं बात थोड़ी सी कर लेता हूँ यहाँ पे फटाफट इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के बारे में। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के बारे में कहानी सुनो, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात करें तो लेट्स से आई हैव लेट्स से ट्रायंगल एबीसी। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों के तीनों साइड्स इक्वल, तीनों सारे के सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे, एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। तो ये वाला पार्ट क्लियर है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इक्विलैटरल के केस में तुम्हारा ये सुपर हीरो है फॉर ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है। तो तुम्हारा लेट्स से मीडियन, तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब सेम है, ठीक है ना। सारे का सारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अब इस सिचुएशन में अगर फॉर एग्जांपल मान ले मैंने लेट्स से मीडियन ड्रॉ करा, तो वो मीडियन ही परपेंडिकुलर भी है, वही एंगल बाइसेक्टर भी है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक हाइट ड्रॉ किया, लेट्स से दिस साइड इज ए, दिस इज ए। अब ये मैंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये मीडियन भी निकला तो ये a/2 कर देगा। तो ये वाला आपका जो हाइट हो जाएगा, पाइथागोरस से कर लो, √3/2 हो जाएगा, यस नो बोल फटाफट। तो हाइट बन गया अपना √3/2a। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात समझने वाली ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो इस केस में क्या होगा, अगर सारे के सारे सेम ही हैं तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो सब सेम हो जाएगा। मतलब सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सर्कम सेंटर, ये चार के चार पॉइंट एक ही रहेंगे। अब इसका मतलब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बार ये जो पॉइंट है यही तेरा सर्कम सेंटर है। तो इस पॉइंट से अगर किसी वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो कैपिटल आर मिल जाएगा। और यही पॉइंट अपना इन सेंटर है, इन सेंटर से किसी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो स्मॉल आर मिल जाएगा। अब यही पॉइंट सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड ये जो लाइन है मीडियन उसको 2:1 में डिवाइड करता है। इसका मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो 2:1 हो जाएगा। अब कैपिटल आर और स्मॉल आर मिला के तेरा हाइट होगा विच इज √3/2 है। तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल आर हो जाएगा 2/3 ऑफ हाइट और स्मॉल आर हो जाएगा 1/3 ऑफ हाइट। अब 2/3 ऑफ हाइट कैलकुलेट करो तो a/√3 आ जाएगा कैपिटल आर, और स्मॉल आर आ जाएगा a/√3। अब ये वो रिजल्ट्स हैं जो अपने को याद रखने चाहिए। इतने बार हम लोगों ने कर लिया तो अब होपिंग कि अब तो पता ही होगा। मतलब वी डोंट हैव टू कैलकुलेट दिस एग्जाम में, ये हम डेरिवेशन करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्लियर। तो एग्जाम में डेरिवेशन अपने को अवॉइड करना है। व्हाट वी हैव टू डू इज अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन एडवांस सो दैट वहां पे सीधा सीधा अप्लाई हो जाए, ठीक है। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। आगे यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट क्या लेंगे ए बी के बी डी। देखो बहुत सिंपल सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। अगर तुम बेस बीसी को लेते हो, देखो हाइट जो होता है ना वो बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन होता है। तो अगर बेस तुम बीसी को लेते हो तो ए बी तेरा हाइट होगा, और अगर बेस तुम एसी को लेते हो ना तब ये होगा तुम्हारा बीडी। समझ में आया, ठीक है ना। ये तो इंटरेस्टिंग बात वो हो गई कि तुम पूछ रहे हो कि ठीक है कि मम्मी और दादी माँ में माँ कौन है। दोनों ही माँ है ना, इफेक्टिवली किसकी माँ है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब जाके पूछ मत लेना कि किसकी माँ है दादी माँ, ठीक है, फिर पता चल जाएगा कि किसकी माँ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, है ना, आगे चलें। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट बिट नाउ। सो ये वाला पार्ट आई एम होपिंग कि समझ में आएगा। तो कैपिटल आर क्लियर है, स्मॉल आर क्लियर है, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्लियर है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा तेरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल हाइट अपना √3/2 है, और बीसी को अगर बेस ले लें विच इज ए, तो हो जाएगा √3/4 a²। सो √3/4 a² क्या हो जाएगा अपना
ये वाला हो जाएगा अपना एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आया एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? चलो आगे चलते हैं, दो तीन और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताता हूँ, एकदम फट फट सुनो। एक होता है मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम काफी बेसिक बात बताता है। क्या बताता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, उसके दो मिड पॉइंट्स को अगर तुमने कनेक्ट कर दिया, तो वो क्या होगा, तीसरे वाले साइड के साथ पैरेलल हो जाएगा, और वो आपके जो आपका थर्ड साइड है उसका हाफ भी होगा लेंथ में, ठीक है। तो अगर ये x है तो ये x/2 हो जाएगा और ये इसके पैरेलल हो जाएगा। ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वाला मस्त इसका चेप डाला, ठीक है, या वाइस वर्सा, कौन किसका चेपा वो पता नहीं है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वाला बोला कि भाई ये लाइन अगर फॉर एग्जांपल मान ले मेरे पास एक ट्रायंगल है, मैंने एक साइड ड्रॉ करा, एक एक मैंने ऐसा ड्रॉ करा विच इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ये क्या करेगा, ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब इस केस में क्या होगा, टू एडी टू बीडी इज इक्वल टू एई टू ईसी, ठीक है, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये बन गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सेम चीज तेरा मिड पॉइंट थ्योरम में भी अप्लाई हो जाएगा, है ना। मेरे को लगता है कि रोल नंबर 31 ये था कि ये 32 था, ठीक है, ये 31 था, ठीक है। इसने थोड़ा थोड़ा सा जेन्युइन बात ज्यादा बोला है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अपोलोनियस थ्योरम क्या बनता है, अपोलोनियस थ्योरम क्या बनता है, अगर मान ले मैंने मीडियन ड्रॉ करा, तो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस, ट्रायंगल के अंदर अगर मैंने मीडियन ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या बनता है, लेट्स से दिस इज दिस इज ए बी, दिस इज ए सी, तो आपका ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है ट्वाइस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी डी रखो या सी डी रखो, एक ही बात है ना, ये क्या है, एक ही बात है ना। तो बी डी और सी डी दोनों के दोनों एक ही हैं, इक्वल है इफेक्टिवली, क्योंकि मीडियन है। अब अपोलोनियस थ्योरम का यूज हम क्या करते हैं, जनरली हम इसको मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, मीडियन का लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। बिकॉज इसमें अगर देख मेरे पास अगर ये गिवन है और ये गिवन है और ये तीसरा साइड भी गिवन है, तो मैं यहाँ से एडी बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, एंड वाइस वर्सा। अगर मेरे को मीडियन मालूम है, मेरे को इनमें से कोई एक साइड कैलकुलेट करना हो, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका डेरिवेशन अगर देखना हो तो एनसीईआरटी से देख लेना एक बार, ठीक है। इसका डेरिवेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर देखना होगा तो एक बार देख लेना, ठीक है ना। चलो ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग फंडा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या बोलता है, अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये बोलता है कि अगर मान ले फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये जो साइड्स हैं बी डी और ए बी का रेशियो अगर m/n है, तो यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है उसका रेशियो भी m/n होगा। मतलब बी डी टू ए बी अगर m/n है, तो ई डी टू ए ई भी m/n होगा। सिंपल बात बोलता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। आई एम होपिंग दैट दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके थ्योरम्स बन गए। अच्छा, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस के बारे में, ठीक है। आई कुड नॉट थिंक ऑफ बेटर पिक्चर्स, तो जो मेरे को मिले मैं ले आया, ठीक है ना, ना जाने दिल विच की आया, ठीक है, ये आ गया अपने पास, ठीक है। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, है ना। तो ये अपना सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस। सिमिलैरिटी में क्या होता है, दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ओके, बट वो एग्जैक्ट सेम नहीं होते। कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, एग्जैक्ट सेम होते हैं, मतलब वो एकदम परफेक्ट ओवरलैप करते हैं, करेक्ट। सिमिलैरिटी के अंदर तुम्हारा एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, क्राइटेरिया बनता है सिमिलैरिटी का, वो बनता है एंगल, है ना, जो बनता है एंगल। वही दिस थिंग, ये चश्मा वाला अक्षय ज्यादा लग रहा है, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो क्राइटेरिया बनता है एंगल क्राइटेरिया। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है सिमिलैरिटी में समझने वाली, ठीक है, इसमें तीन क्राइटेरिया बनते हैं, एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। यहाँ पे जो साइड्स हैं ये इफेक्टिवली रेशियो ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि इक्वालिटी ऑफ साइड्स को, ठीक है ना। और साइड एंगल साइड का मतलब हो गया अगर दो साइड्स का रेशियो सेम है और बीच वाला इंक्लूडेड एंगल सेम है, तो बन जाता है। और अगर कोई दो एंगल आपके इक्वल हो गए तो भी आपका सिमिलर हो जाता है, ठीक है। सिमिलैरिटी के अंदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ये है कि आपका करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग हाइट्स भी सेम हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग मीडियंस भी सेम हो जाते हैं, ठीक है। आपका सर्कम रेडियस या इन रेडियस है वो भी आपका सेम रेशियो में बन जाता है, ठीक है। कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो भी सेम रहेगा। उसके अलावा पेरीमीटर्स का रेशियो भी सेम रहेगा। एरिया का रेशियो हालांकि साइड के रेशियो का स्क्वायर हो जाता है। तो अगर मान ले दो ट्राइंगल सिमिलर है, उनके साइड का रेशियो a/b है, तो उनके एरियाज का रेशियो a² हो जाएगा। अब ये काफी काफी इंपॉर्टेंट रहा है कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार इसका एप्लीकेशन कैट में देखने को मिला, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं, दो ट्रायंगल्स एग्जैक्टली सेम हो गए, कॉन्ग्रुएंट का इफेक्टिव मीनिंग इक्वल भी होता है, राइट। तो वो इक्वल कब होंगे,
उनके जो की क्राइटेरिया है वो है तुम्हारा साइड साइड साइड। अगर तीन साइड्स यहाँ पे करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाते हैं, या दो साइड इक्वल हो जाते हैं उसके बीच का एक एंगल इक्वल हो जाता है, या फिर दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं उसके बीच का साइड इक्वल हो जाता है, ये सारे के सारे सिनेरियोज में आपका कॉन्ग्रुएंस आप बोल सकते हो। हालांकि आप सिर्फ एंगल एंगल के बेसिस पे आप कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, यस और नो। सिर्फ एंगल एंगल के बेसिस पे आप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि एंगल एंगल के बेसिस पे आप सिमिलर तो बोल सकते हैं पर आप कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, करेक्ट। अच्छा, अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग मीडियंस आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, राइट, ऑल ऑफ दैट इज इक्वल। और साथ में एरिया भी इक्वल हो जाएगा, एरिया भी दोनों का इक्वल हो जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं एक दो और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ट्रायंगल्स के बाद जो बनता है वो बनता है अपना पॉलीगन्स। पॉलीगन्स के अंदर क्या अमेजिंग बात क्या है, देखो। सबसे पहला दो तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बताता हूँ पॉलीगन्स में। सबसे पहले कि अगर मान ले मैं रेगुलर पॉलीगन की बात करूँ, तो रेगुलर पॉलीगन में तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है। रेगुलर पॉलीगन में तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स बनते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनता है रेगुलर पॉलीगन। वैसे होता क्या है, वो पॉलीगन जिसके सारे के सारे साइड्स और इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। साइड्स इक्वल, इंटीरियर एंगल्स इक्वल, रेगुलर पॉलीगन बन गया। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सारे के सारे क्या बनते हैं हमारे, पेंटागन बन गया, हेक्सागन बन गया, ये रेगुलर पॉलीगन बन गया, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन के केस में अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट अ हेक्सागन इन पर्टिकुलर, ठीक है। आई शेयर द जनरल आइडियाज आल्सो, ठीक है। तो बन गया रेगुलर पॉलीगन के अंदर सबसे पहले आपका इंटीरियर एंगल, दूसरा इंटीरियर एंगल, दूसरा एक्सटीरियर एंगल, और तीसरा नंबर ऑफ डायगोनल्स। ये तीन चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए अगर आप कैट अपियर कर रहे हैं तो, क्योंकि कैट में इससे कई बार पहले क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और डायगोनल। एक्सटीरियर एंगल क्या बनता है, अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास कोई भी रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड्स है, तो एक्सटीरियर बन जाता है 360 अपॉन एन। इस वाले केस में अगर एन का वैल्यू 6 है, तो इस केस में एक्सटीरियर हो जाएगा 60। एक्सटीरियर एंगल का क्या मतलब हुआ कि अगर किसी भी साइड को ऐसे एक्सटेंड कर दे, तो जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे 60 हो जाएगा। इंटीरियर एंगल क्या होगा, 180 माइनस एक्सटीरियर, क्योंकि अब देखिए ऑब्वियसली ये लीनियर पेयर है ना। तो 180 माइनस एक्सटीरियर, तो ये क्या बन जाएगा 120, तो 180 माइनस 60 इंटीरियर हो जाएगा 120। अब आते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स पे। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा, अगर मान ले मेरे पास n का वैल्यू 6 है, तो इसके अंदर 6 वर्टिसेस भी हैं। 6 वर्टिसेस को मैं कितने लाइंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, nc2, मतलब 6 वर्टिसेस में से आई कैन सेलेक्ट 2, n में से आई कैन सेलेक्ट 2 इन nc2। अब n तो साइड्स ही हैं, n साइड्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिकॉज दोज आर नॉट डायगोनल। सो नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएगा nc2 माइनस n, विच इज ऑल्सो गिवन एज n इंटू n माइनस 3/2। आई एम होपिंग कि समझ में आएगा। तो ये बन गया अपना डायगोनल्स का, ठीक है, क्लियर हुआ। अब सुनो, अब इसके आगे की इंपॉर्टेंट कहानी और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स और फॉर्मूलाज फटाफट बताता हूँ, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। पॉलीगन्स आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट है अगर मैं देखूं विद रिस्पेक्ट टू ट्राइंगल सर्कल्स। तो ट्राइंगल सर्कल्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखना है। प्राइमरली ट्राइंगल्स पे सबसे ज्यादा फोकस रखो, फिर सर्कल्स पे रखो, फिर पॉलीगन पे रखो। पॉलीगन के अंदर तुम्हारे तीन चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, फटाफट बता देता हूँ। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या होता है, अगर क्वाड्रिलैटरल है उसके बाद उसके बाहर में एक सर्कल आपका ऐसे बनाया हुआ है, उस केस में आपका एरिया हो जाता है रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फटाफट आप इसको नोट करो, इसको तुम यूज कर सकते हो। तुम्हारे सेमी, यहाँ पे एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू, इसका पेरीमीटर का आधा। तो ये बन गया अपना एरिया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे देख सर्कल, ठीक है, यहाँ पे सर्कल क्वाड्रिलैटरल के बाहर, यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल सर्कल के बाहर, है ना। कभी आप डेविल के पीछे, कभी डेविल आपके पीछे, टू मच फन। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, ये आपका यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल बाहर है। तो क्वाड्रिलैटरल बाहर है, उस सिचुएशन में आपका अगर फॉर एग्जांपल साइड्स हैं ए बी सी एंड डी, तो यहाँ पे अपना एरिया बन जाता है रूट ओवर एबीसीडी, ठीक है। ये एक और इंटरेस्टिंग एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट भी बता देता हूँ, वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये साइड्स मान ले, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज डी, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी भी हो जाता है अगर इस सिनेरियो में आप बनाए तो, ठीक है ना। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू, है ना। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अंदर, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अंदर एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हम सर्कल में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, विच इज ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स के बारे में क्या होता है,
ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं साइक्लिक, साइक्लिक के केस में, साइक्लिक के केस में ऑपोजिट एंगल्स 180, है ना। तो ये आपका, उसको हम थोड़ा सा सर्कल में देखेंगे, अभी इसको पहले समझ लेते हैं। इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या बनता है कि a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी। अगर फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है और यहाँ पे तुम्हारा, लेट्स से एक सर्कल है और यहाँ पे इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है सच दैट द सर्कल हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन दैट क्वाड्रिलेटरल, then sum of opposite sides is a constant, sum of opposite sides is a constant, so a plus c is equal to b plus d। अभी मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, पर इसका काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत बेसिक डेरिवेशन है। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनता है विच इज योर, अगर मान ले मेरे पास इस टाइप का डायग्राम है, इसको क्या बोलते हैं, इस वाले डायग्राम को क्या बोलते हैं, काइट। काइट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये काइट एक इंपॉर्टेंट डायग्राम बनता है। काइट के अंदर एक एक दो इंपॉर्टेंट चीजें समझ लो। इफेक्टिवली कई लोग उसको प्रेम से रोम्बस भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ देख, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूँ तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, करेक्ट। ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ओवरऑल वाला ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये वाला जो आपका परपेंडिकुलर है वो भी इक्वल हो जाता है। तो अगर इस सिचुएशन में हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला इसके साथ परपेंडिकुलर हो गया, तो आपका अगर लेट्स से दिस डायगोनल इज d1 एंड दिस डायगोनल इज d2, तो इसका एरिया आप बोल सकते हो हाफ d1 d2। ये सेम तुम्हारा रोम्बस में भी अप्लाई हो जाता है। तो रोम्बस के केस में और काइट के केस में सेम अप्लाई होता है। एरिया इज गिवन एज हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, करेक्ट। अच्छा, फाइनली जो चौथा और इंपॉर्टेंट पिलर है पॉलीगन्स के अंदर विच इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि आपका एरिया इज गिवन एज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट और ऑल्टीट्यूड। तो इफेक्टिवली यहाँ पे देख ए बी और सी डी आपका पैरेलल है, तो अगर मान ले इसका लेंथ x है, इसका लेंथ y है, तो x प्लस वाई हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू ये हो जाएगा हाइट, मान ले दिस हाइट इज h, तो ये क्या हो जाएगा इसका एरिया हाफ x प्लस वाई इंटू h, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉलीगन्स टू लुक आउट फॉर इज रोम्बस एंड ट्रेपीजियम, जहां से तुमको मैक्सिमम, अगर तुमने पिछले 5 साल देखे हैं तो पॉलीगन्स के तुमको क्वेश्चन ट्रेपीजियम और रोम्बस से ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा ये वाला एलिमेंट देख लेना साइक्लिक वाला, और ये वाला एलिमेंट देख लेना, ठीक है, एरिया वाला और ये साइड्स का ऑपोजिट साइड्स एड अप टू अ कांस्टेंट वाला फंडा बहुत बहुत जरूरी है। और इस वाले के अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एरिया कैलकुलेट करने वाला फंडा बहुत बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, मैं थोड़ी सी बात अभी सर्कल्स की करूंगा। एक सर्कल्स में अपने को बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सर्कल्स में बस इतना ध्यान में रखना कि की जो तुम्हारा बेसिक है वो क्लियर है, और उसके अलावा तुम्हारे जो की प्रॉपर्टीज हैं या थियोरम्स हैं वो क्लियर हैं, तो सर्कल में अपना काम चल जाता है। चलो फटाफट लेट अस क्विकली कोलैबोरेट एंड रन थ्रू दिस, ओके। सबसे पहला, सर्कल्स के अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि फॉर एग्जांपल मान ले एक सर्कल बन गया, तो सर्कल का अगर रेडियस r है तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सर्कमफरेंस 2 पाई r हो जाएगा। ये सब तो बहुत बेसिक है। सेंटर अपना यहाँ पे बन गया। अगर फॉर एग्जांपल मान ले मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे ले लिए a और b, यहाँ पे ए बी को बोलते हैं आर्क। ये जो छोटा वाला पार्ट है माइनर आर्क, बड़ा वाला पार्ट मेजर आर्क। अगर ये वाला जो आर्क है इसको मैंने ज्वाइन कर दिया तो उसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड हिंदी में चाप बोलते हैं। तो ये बन गया ए बी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको लेट्स से ज्वाइन कर दिया, इफ आई ज्वाइन इट लाइक दिस, देन ये जो अपना पार्ट बन गया, कौन सा वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा जो पार्ट बन गया, इसको बोलते हैं अपन लोग सेक्टर। इसको बोलते हैं अपन लोग सेक्टर। सेक्टर के बारे में क्या हम बोल सकते हैं, देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है सेक्टर के बारे में, वो ये है कि अगर मान लिया मेरे को ये थीटा पता चल गया, पूरे के पूरे का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर है तो इसका एरिया हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। जैसे मान लिया अगर ये 60 है तो क्या होगा, पूरे के पूरे एरिया का 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना एरिया ऑफ सेक्टर। इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस कैलकुलेशन में तुमने जरूर देखे होंगे, कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट फंडा है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फंडा है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए और बी को ज्वाइन कर दिया, अगर ए और बी को ज्वाइन कर दिया, तो ए और बी को ज्वाइन करने के बाद अगर यहाँ पे जो दो पार्ट्स में तुम्हारा सर्कल डिवाइड हो जाता है, इनको बोलते हैं सेगमेंट्स। ये वाला बनता है मेजर सेगमेंट, ये वाला बन जाता है माइनर सेगमेंट। यहाँ तक आई एम होपिंग कि समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक दो और इंटरेस्टिंग बात सुनो, अगर फॉर एग्जाम्पल मान ले मेरे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है, let's say I have an external point here A. If I draw, from any external point, I can draw max 2 tangents to a circle. ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी एक सर्कल पे 2 ही tangent मैक्स बनाया जा सकता है, ओके। tangent क्या होता है, जो किसी एक सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है उसको tangent बोलते हैं। एट द सेम टाइम अगर अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आई ड्रॉ अ लाइन व्हिच सॉर्ट ऑफ इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, इट इज कॉल्ड अ secant also।
From any external point, I can draw infinite secants, but I can only draw two tangents to a circle. Now, interesting part is that the tangent is always perpendicular to the radius at the point of contact, right? So if let's say I have a radius r, this tangent, let's say t, let's say this point is p, let's point this t. So this pt is perpendicular to ot always, right? So this is r and this is perpendicular. अगेन अगर मैं यहाँ पे फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ तो फिर से वही अपना क्या बन जाएगा, काइट बन जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अभी इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर फॉर एग्जांपल P से अगर मैं एक सीकेंट ड्रॉ कर दूं यहाँ पे लेट्स से A एंड B, तो ये बन जाता है PAB और ये PT, तो ये अपना टैंजेंट है, ये अपना सीकेंट है। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ टैंजेंट सीकेंट थ्योरम। टैंजेंट सीकेंट थ्योरम क्या बोलता है कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर, ठीक है? PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। तो अगर मान ले फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे को ये दिया हुआ है कि 4 है और ये वाला भी 4 है, तो मुझे बताओ कि टैंजेंट का लेंथ क्या होगा। If let's say this is 4, PA is 4 and AB is 4, then what is the length of PT, which is the tangent in this case? क्या हो जाएगा? बढ़िया। तो यहाँ पे PA का वैल्यू हो गया 4, PB का वैल्यू हो जाएगा 4 + 4 मतलब 8 इज इक्वल टू PT स्क्वायर, तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू 32, तो ये क्या हो जाएगा 4 रूट। क्लियर? तो ये बन गया अपना लेंथ ऑफ टैंजेंट कैलकुलेशन हो गया, अगर हम टैंजेंट सीकेंट थ्योरम के हिसाब से बात करें तो। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने यहाँ से अगर मैंने एक लेट्स से P है, इससे एक और सीकेंट बना दिया PCD, तो PC इंटू PD विल ऑल्सो बी इक्वल टू PT स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहता है यहाँ पे। बाकी सब डिलीट अगर मैं कर दूं, ठीक है, तो ये अपना बन जाएगा इस तरीके से। तो PAB और PCD, PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD। सेम चीज तब भी अप्लाई होता है जब सीकेंट, यहाँ पे तो सीकेंट आपका सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रहा है, सीकेंट अगर सर्कल के अंदर भी इंटरसेक्ट करे तो भी ये डेरिवेशन जो है वो वैलिड रहता है। तो PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD इस केस में भी वैलिड रहेगा, ठीक है? होपिंग दैट दिस एंड दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। आगे चलते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताते हैं। आई एम होपिंग कि यहाँ तक क्लियर समझ में आया हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी सर्कल के बारे में बात करता हूँ, अगर मैं सेंटर से अगर एक कॉर्ड है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो वो इस कॉर्ड को डिवाइड करता है इक्वली, बाइसेक्ट करता है, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। इफेक्टिवली इफ आई ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज बाइसेक्टिंग दिस कॉर्ड, देन इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड एज वेल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? तुम्हारे इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉर्ड यहाँ पे है, एक कॉर्ड मान ले मेरे पास यहाँ पे है, तो ये वाला जो कॉर्ड है ये सेंटर से जितना डिस्टेंस बनाएगा, ये वाला कॉर्ड उतना ही डिस्टेंस बनाएगा अगर दोनों इक्वल हैं तो, है ना? एंड वाइस वर्सा। मतलब let's say this is AB, this is CD, this is O, this is M, this is N। अगर AB is equal to CD है, implies OM equal to ON and vice versa। मतलब if OM is given equal to ON, then you can derive AB is equal to CD also। एक और important element। अच्छा, ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें ये है कि अगर मान ले मेरे पास दो कॉर्ड्स हैं, ओके, दो कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब ये यहाँ पे अगर मान ले AB और CD बराबर है, तो ये जो एंगल X यहाँ पे बना रहा है सेंटर पे, वही एंगल ये भी बनाएगा X सेंटर पे। ये हो गया तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट। चौथा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये बनता है कि अगर मान ले मेरा दो कॉर्ड है, लेट्स से एक कॉर्ड है AB और एक CD, और एक आर्क है AB और एक CD, आर्क और कॉर्ड को इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं। इफेक्टिवली द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर विल बी सेम एज द एंगल सबटेंडेड बाय द रेस्पेक्टिव कॉर्ड एट द सेंटर। तो तुम उसके जगह पे कॉर्ड बोलो, आर्क बोलो, कोई खास डिफरेंस नहीं है। आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। इसके अलावा एक दो और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में भी समझते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं लेट्स से एक सर्कल के बारे में, समथिंग लाइक दिस, आई हैव अ लेट्स से हियर एन आर्क और लेट्स से अ कॉर्ड, ओके, कुछ भी, ठीक है, लेट्स से मान ले आर्क है या कॉर्ड है, जो भी है, लेट्स टेक दिस A and let's take this B, okay, something like this। इन दैट सिनेरियो क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं देखूं तो अगर लेट्स से ये एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, मेजर सेगमेंट में, यहाँ पे एंगल X सबटेंड किया, यहाँ पे फिर से अगर ड्रॉ करें, फिर से एंगल X सबटेंड किया, फिर से करें, फिर से ये एंगल X सबटेंड किया, तो द एंगल सबटेंडेड बाय अ आर्क और अ कॉर्ड इन एनी ऑफ द सेगमेंट, ठीक है, इज इक्वल। तो यहाँ पे सारे के सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे,
इक्वल हो जाएंगे. दिस हाउएवर विल नॉट बी इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय दिस chord in the other segment. The angle subtended by this chord AB in the other segment. मेजर सेगमेंट में सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे, पर माइनर सेगमेंट में नहीं होगा. तो ये एंगल अगर y है, ये एंगल अगर y है, तो ये आपके इक्वल नहीं होंगे, है ना. तो ये वाले y आपस में इक्वल होंगे, ये x आपस में इक्वल होंगे, बट आपके दोनों के दोनों इक्वल नहीं होंगे रेस्पेक्टिवली, मतलब जनरल सिनेरियो में. क्लियर. एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये सारी की सारी चीजें मिटा दूं, अगर मैं सारी की सारी चीजें इसमें मिटा दूं, तो अब ये सिनेरियो कुछ इस तरीके का दिखता है. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. अब ये एक क्वाड्रिलैटरल है, चार के चार वर्टेक्स सर्कल के ऊपर हैं, तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन जाएगा. और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट्स आपके जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. तो ये वाला एंगल एक्स और ये वाला एंगल वाई मिला के 180 बना देगा. तो एक्स प्लस वाई आपका हो जाएगा 180. इसमें एक और इंटरेस्टिंग फंडा क्या है, इसमें एक और इंटरेस्टिंग फंडा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मान ले ये वाला जो कॉर्ड है वो आपका पेरीफेरी पे एंगल एक्स बना रहा है, तो वो सेंटर पे एंगल 2x बनाएगा. अगर पेरीफेरी पे एंगल x बना रहा है तो सेंटर पे 2x बनाएगा. और यही आपका अगर दूसरे वाले सेगमेंट में y बना रहा है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल आपका 2y हो जाएगा. 2x प्लस 2y मस्ट बी 360, देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 180. ठीक है. तो यहाँ से आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला डेरिवेशन भी आप कर सकते हो या वैलिडेशन कर सकते हो. समझ में आया? इज दिस पार्ट क्लियर? तो ये एक और इम्पोर्टेंट फंडा आपका बन जाता है. इसके अलावा सर्कल के अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि अगर मान ले मेरे पास एक सर्कल है इस तरीके से, इफ आई ड्रॉ अ डायमीटर which is a and b, diameter is also the longest chord in case of a circle. Diameter के केस में the angle subtended on the periphery is always 90. Effectively, how do you say it? The angle subtended by the diameter is 90 और angle in a semicircle is always 90. ठीक है. सेमी सर्कल में तुम एंगल अगर बनाने की कोशिश करोगे तो 90 ही बनेगा. ठीक है. तो ये अपना 90 हो जाता है. इसी का अगर तुम इनवर्स लेके जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या है. ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है. हाइपोटेन्यूज का आधा क्या हो जाता है? सरकम रेडियस हो जाता है. तो ये उसका इनवर्स है जो हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था, उसी का इनवर्स आपने यहाँ पे इसको पढ़ लिया. इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज द ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या है? सुनो ध्यान से. ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है? अगर मान ले फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव अ सर्कल लाइक दिस. ओके. if I have a circle like this, if I draw a tangent something like this here, okay, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? एक अगर मान ले मैंने ये ड्रॉ कर लिया, लेट्स से एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ए. यहाँ से अगर मान ले कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, लेट्स से द कॉर्ड इज ए बी. द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड विद द tangent here is let's say angle x. The angle x is same as the angle subtended by the chord, not in the same segment but in the alternate segment. तो alternate segment में जो एंगल बनाता है वो एंगल हो जाएगा x. समझ में आया? सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरीके से देखूं कि ये जो कॉर्ड है, लेट्स से दिस कॉर्ड इज AC, ये जो एंगल अपना टैंजेंट के साथ बनाता है y, वही एंगल ये यहाँ पे y बना देता है. समझ में आया कि नहीं? फटाफट बोल. समझ में आया कि नहीं? फटाफट बोल. तो ये अपना बन जाता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. ठीक है. तो हम लोगों ने मोटा मोटा जो ब्रॉड आइडियाज हैं, जो ब्रॉड प्रॉपर्टीज हैं अपना सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने देखे हैं. ठीक है. इस है ना. तो मोटा मोटा हमने देख लिया. इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू कैन थिंक ऑफ? ब्रॉडली हम लोगों ने कवर कर लिया है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला तो हम लोगों ने देख ही लिया है, तो वो वाला अपना डन है. अच्छा. अब इसके अंदर एक और अच्छा वाला एलिमेंट बताता हूँ विच इज नोन एज योर आपका डीसीटी एंड टीसीटी. डीसीटी एंड टीसीटी के बारे में तुमने जरूर सुना होगा. डीसीटी क्या बनता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट. ठीक है. अगर मान ले फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव अ सर्कल लाइक दिस एंड आई हैव अ सर्कल लाइक दिस. ओके. अगर फॉर एग्जांपल मान ले कि एक टैंजेंट इस तरीके का है, एक टैंजेंट इस तरीके का है ना. सो ये अपना बन गया. ठीक है. ये अपना बन गया. तो इस सिचुएशन में क्या है? इस सिचुएशन में क्या है? अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से हम यहाँ पे लेट्स से इसको क्या बोलते हैं? अगर इस तरीके से एक टैंजेंट दोनों के लिए कॉमन टैंजेंट है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट. ठीक है. डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं बंधु? बहुत सिंपल है. अगर मान ले यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है. ठीक है. यहाँ पे सेंटर है इसका परपेंडिकुलर, इसका सेंटर यहाँ यहाँ पे है परपेंडिकुलर. अब इसका रेडियस मान ले r1,
इसका रेडियस मान ले R2, ठीक है। ये जो लेंथ है, ठीक है, वो अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेट्स से द डिस्टेंस विद दिस बिटवीन द सेंटर्स, लेट्स से दिस इज O2, दिस इज O1, इज कैपिटल D, है ना। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कैपिटल D है, तो ये वाला लेंथ, अब ये देख रेक्टेंगल है, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगा। तो ये लेंथ कैलकुलेट होगा कैसे, देख, ये वाला जो लेंथ है ये हो जाएगा R1 माइनस R2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ये हो जाएगा √/d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यस नो बोल फटाफट। तो ये अपना बन गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का डेरिवेशन तुमको अगर पता हो, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर तुमको मालूम है कि कैसे निकलेगा, फट से निकल जाता है। उसके लिए आपको कैलकुलेशन पूरा का पूरा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। कई बार फॉर्मूला मिस हो जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये हो गया अपना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। उसके अलावा तुम्हारा एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट इसमें है, विच इज नोन एज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल ये ऑब्लिक तरीके से इंटरसेक्ट करता है, मतलब टच करता है अगर दोनों सर्कल्स को, in that case it becomes a transverse common tangent. Let's say I have a circle like this, and then I have another circle which is like this, and then I have something like this. Okay, मान ले इस टाइप का है, ठीक है। सो ये वाला पार्ट अगर हमने देखा तो कैसे होगा? अब फॉर एग्जांपल देख यहाँ से, अब इस सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ पे अपना इसका सर्कल है, सेंटर है, यहाँ पे इसका सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे अपना परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है। यहाँ पे अपना ये परपेंडिकुलर बन गया। कैसे कैलकुलेट होगा? अपने को क्या चाहिए? अपने को मान ले ये दिया हुआ है ना। लेट्स से दिस इज R2, दिस इज R1, दिस इज O2, दिस इज O1, एंड आई हैव टू कैलकुलेट दिस, एंड आई हैव बीन गिवन व्हाट, आई हैव बीन गिवन दिस लेंथ व्हिच इज द लेंथ बिटवीन दिस। तो अब कैसे कैलकुलेट करें? कैसे कैलकुलेट करें? हाउ डू वी गो अबाउट इट? अब मुझे अगर ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, और मेरे पास ये गिवन है, तो अगर मैं इसको इमेजिन करने की कोशिश करूं, तो व्हाट विल आई डू? व्हाट विल आई डू? इफेक्टिवली अगर मैं इसको इसमें सर्कल अगर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे अपना 90 बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे अपना 90 बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूँ, देख, एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल मैंने ऐसे ड्रॉ किया अगर, तो ये वाला R2 इधर कॉपी हो गया R2, और यहाँ पे अपना 90 बन गया, रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है। ये अपने को गिवन है और ये अपने को कैलकुलेट करना है। सो दिस आई हैव टू कैलकुलेट। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा D² माइनस R1 प्लस R2, यहाँ पे R1 प्लस R2 हो रहा है का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया D² माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? DCT बड़ा होगा कि TCT बड़ा होगा? कौन सा बड़ा है? विच वन इज बिगर, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम D² में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ पे D² में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो DCT में तुम छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करो तो DCT बड़ा हो जाएगा। I'm hoping that this is clear to you. With that, we come to the end of a marathon summary of the key formulas, shortcuts, and ideas as far as geometry is concerned. What we'll do is, guys, we'll take mensuration also separately. In fact, coordinate geometry के ऊपर मैंने already एक वीडियो कर दिया है YouTube पे, तो वो देख लेना। उससे एक बार तेरा पूरा का पूरा वो end to end रिवाइज हो जाएगा, है ना। उसको हम briefly देख लेंगे। What we'll do is we'll touch upon mensuration and trigonometry in one session. I'm hoping कि this revision helps. पूरी की पूरी चीजें अगर एक बार फ्रेश हो गई होंगी तो फटाफट मेरे को बताओ। I'm hoping that you enjoyed this. Thank you so much. Don't lose faith because the winner is decided after the curtain closure. Okay? So don't lose faith. लास्ट तक फाइट मारना किसी भी वॉरियर का सच्चा पहचान होता है। Thank you so much guys for joining in. God bless you all. Take care and bye bye.